वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएसजीडी का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। और इसमें हमारे द्वारा व्याख्या सहित लाया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए व्याख्या को आपको खुद से भी पढ़ लेना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्वों का वर्णन है। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह होती है 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची। दोस्तों, हमारे द्वारा जो व्याख्या लाया जा रहा है उससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा टारगेट है कि आप 20 में से 20 मार्क्स लेके आएँ, इसलिए व्याख्या को आप खुद से भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय दिए गए थे। 11वीं अनुसूची पंचायती राज 29 विषय से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में, और गया है बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है, यहाँ बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये आपको याद रखना है, इससे आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको इसी तरह का वीडियो चाहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जाएगा तो आप यदि चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको उन समय पे उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, एक्सरे की खोज किया गया था विल्हेम रॉन्टगन के द्वारा। इसका रॉन्टगन भी बोलते हैं। दोस्तों, हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1895 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की, जिनके लिए उन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर बना हुआ है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर स्थित है। सतलुज नदी पर प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध है और महानदी पर हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। तो दोस्तों, हॉर्नबिल की बात कही जा रही है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह नागालैंड से संबंधित है। इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आप यहाँ पे आप देखेंगे, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो नागालैंड में जो हॉर्नबिल महोत्सव बनाया जाता है उसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी कि मंथ का पहला वीक बोल सकते हैं। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा सांस्कृतिक में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी द्वारा किसके विद्रोह
विरोध में शुरू किया गया था। तो दोस्तों यह चंपारण सत्याग्रह आप लोगों को पता है कि नील की खेती वहाँ की जाती थी 3 कठिया पद्धति के द्वारा, यानी 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में आपको नील की खेती की जानी चाहिए होती थी। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, बिहार के चंपारण में किसानों को अपनी जमीन में के 3/20 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी वहां गए। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ईंधन के जलने से गैस पीछे की ओर निकलती है जो रॉकेट को आगे की ओर धक्का देती है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है मनीला में, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे। इसका व्याख्या भी आप याद कर लेंगे। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है और यह 100% पूछा जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र, हर्ष की जीवनी और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। इसकी रचना की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता जो है लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लेक्टोमीटर दूध की घनत्व को मापता है, जिससे उसमें पानी की मिलावट का पता चलता है। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा उत्पादन से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झींगा मछली और प्याज के उत्पादन में वृद्धि को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोरखपुर के चोरी चोरा में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे पुलिसकर्मी मारे गए थे। हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से व्याख्या से आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सालों भर लगभग सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ दिन और रात की लंबाई हमेशा बराबर होती है। विटामिन अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन से कमी होने वाला रोग आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको विटामिन के सारे नाम, रासायनिक नाम, रोग याद रखना है। तो विटामिन B1 के कमी से होने वाला रासायनिक नाम है रोग है बेरी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, और रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी से, और रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो दोस्तों यह हैं KD जादव जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खसाबा दादा साहेब जादव इनका पूरा नाम है, ने 1952 में के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। वे व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह होते हैं उपराष्ट्रपति। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन सदन की अध्यक्षता करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल वेरी लगा लीजिए, क्योंकि यह अक्सर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यह केरल के केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। केरल का दूसरा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया, ये आपको याद रखना है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से पाया जाता है अफ्रीका में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। वह गुप्त वंश का महान शासक था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल वेरी जितना लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह मीरा कुमार थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। हमारा अगला प्रश्न है, IPL 2025 में ऑरेंज कैप यानी सबसे ज़्यादा रन किसने जीती थी, मतलब किसने बनाई थी? तो यह बनाया गया था साई सुदर्शन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे
कि साई सुदर्शन ने 2025 के सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की थी। उन्होंने 759 रन बनाए थे, ये आपको याद रखना है। और 2026 का आईपीएल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, इसलिए इनसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आ गया है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। दोस्तों यह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी इरविल समझौता के बारे में, तो यह 1931 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 5 मार्च 1931 को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में से पहले गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविल के बीच यह समझौता हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यह आपको याद रखना है, डेट 5 मार्च 1931 को गांधी इरविल समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना यह उदाहरण है ऑक्सीकरण का, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वह हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। यह रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। और काफ़ी बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जंग लगने से लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहा का भार बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो दोस्तों यह बहती है अफ्रीका में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नील नदी अफ्रीका में बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी जो है दोस्तों यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। दोस्तों नृत्य से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है और हमारे द्वारा नृत्य से संबंधित एक वीडियो डाला गया है जो कि पहले है, उस वीडियो को मैं आपको पिन कर दूंगा। उस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए उस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख लें। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लावनी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो ढोलक की थाप पर किया जाता है। तमाशा भी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात कही जा रही है, तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के मदरसा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स मदद करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का जमाने में मदद करते हैं। विटामिन के भी इस
प्रक्रिया में सहायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो यहाँ भारत का सिलिकॉन वैली की बात कही जा रही है, तो यह बेंगलोर को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेंगलोर को भारत का आईटी हब होने के कारण सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसे भारत का उद्यान शहर भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों इन्होंने किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने इसे दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को देवगिरी यानी दौलताबाद बदला था, लेकिन यह योजना असफल रही। उसे बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से दही जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लैक्टोबैसिलस दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध जम जाता है और दही बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम शब्द जो है यह टेनिस से संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टेनिस जो है में 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके बाद अध्यक्ष हमेशा इसका जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रखना है। और यह योजना आयोग के स्थान पे आया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह शुक्र है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुध सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन शुक्र सबसे गर्म है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बहुत अधिक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक जो हैं दोस्तों वह थे आदि शंकराचार्य। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, जिसका अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रमन प्रवाह की खोज के लिए CV रमन को किस वर्ष नोबेल का पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों यह मिला था वर्ष 1930 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को उन्होंने इसकी खोज की घोषणा की थी और 1930 में उन्हें भौतिक का नोबेल मिला था। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों यहाँ अंगीकृत की बात कही जा रही है और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था, जिसे अब संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है दोस्तों यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार यानी महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी का
अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घना होता है। इससे नीचे जाने पर यह फैल जाता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में तालाब के ऊपर बर्फ जमने के बावजूद नीचे मछलियां जीवित रहती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, लेकिन पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ये 5 रीट बंदी, प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। ये पांचों रीट को आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसके क्षरण के लिए मुख्य रूप से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस फ्रीज और AC से निकलती है, जो समताप मंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। हमारा अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो दोस्तों यह तुलुग वंश के थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान कवि रहते थे। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है पेंसिल्वेनिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेंसिल्वेनिया जो है दोस्तों यह तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दुनिया का पहला तेल कुआं कहाँ 1859 में पेंसिल्वेनिया में ही खोदा गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन की जांच करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हृदय की धड़कन के जांच करने वाले को ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ECG हृदय के लिए होता है और EEG मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि IPL 2025 में पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली थी या जीती थी? तो दोस्तों यह लिया गया था प्रसिद्ध कृष्णा जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस ने 2025 के सीजन में सर्वाधिक 25 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती थी। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 क्या सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 50 जो है दोस्तों यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो। हमारा अगला प्रश्न है इससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे ताकि यह निष्पक्ष हो सके। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आया था। उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों को अध्ययन करना था। हिनसांग राजा हर्षवर्धन के समय आया था। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है जिब्राल्ट जलडमरू मध्य किन दो को जोड़ता है? तो दोस्तों जिब्राल्ट जलडमरू मध्य जो है यह जोड़ता है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। यह यूरोप
और अफ्रीका मोरक्को को अलग करता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसकी सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। स्टेपीज मध्य कान में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्दों का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है शेयर बाजार से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुल यानी तेजड़िया वह निवेशक है जो बाजार में कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करता है, जबकि बियर मंदड़िया कीमतों के गिरने की उम्मीद करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, तिलक जी ने को लोकमान्य गति की उपाधि दी गई थी। उन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र भी निकाले थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्त हल्का क्षारीय होता है, पीएच स्केल पर 7 उदासीन होता है, उससे कम अम्लीय और उससे ज़्यादा क्षारीय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन 2 राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है दोस्तों यह कर्नाटक और केरल के बीच में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह विवाद 1 सदी से भी पुराना है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्णनधत्ता से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? तो दोस्तों यह लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक आनुवंशिकी बीमारी है। इसमें आँखों की शंकु कोशिकाएं सही से काम नहीं करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ग्रोज नेशनल प्रोडक्ट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका अर्थ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यह एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, चाहे वे देश में हो या विदेश में। हमारा अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, ये आपको याद रखना है। बौद्ध संगीत से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा भी जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो दोस्तों विद्युत फ्यूज का तार जो बना होता है यह टीन और शीशा का बना होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है ताकि हाई वोल्टेज आने पर यह तुरंत पिघल जाए और घर के उपकरण सुरक्षित रहें। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो दोस्तों यह 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिलिकाय को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों यह मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं और यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा क्योंकि यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मानव हृदय में 2 आलिन 2 निलय होते हैं। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय
लॉर्ड केनिन था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल दिया गया। केनिन 1857 के विद्रोह के समय भी गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे 1960 के दशक में एम स्वामीनाथन के नेतृत्व में हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों के इस्तेमाल से गेहूं के उत्पादन में भारी उछाल आया था। हमारा अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में फ्रीओन यानी अमोनिया का भी उपयोग किया जाता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, आधुनिक फ्रिज में फ्रीओन और टेट्राफ्लोरोइथेन का प्रयोग किया जाता था। पुराने फ्रिज में अमोनिया का उपयोग होता था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है टोटल 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और क्षेत्रों से चुने जाते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का नामांकन अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये खत्म किया गया था। और ये आपको याद रखना है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह शामिल किया गया है गुजरात में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गरबा नवरात्रि के दौरान गुजरात में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम विखंडन पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बुलर झील भारत के किस राज्य यानी यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो दोस्तों बुलर झील की बात कही जा रही है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है इल्तुतमिश को। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, ऐबक संस्थापक था, लेकिन उसने केवल 4 साल शासन किया और लाहौर से शासन चलाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। हमारा अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है यह सेरेब्रम होता है, यानी प्रमस्तिष्क होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सेरेब्रम याददाश्त, बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है। सेरेब्रम शरीर को संतुलन बनाने में मदद करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं समीर बी कामत जी। दोस्तों यह वर्तमान में अभी तक है, मार्च 2026 के अपडेट के बाद से अभी तक ये यही है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, समीर बी कामत DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एस स्वामीनाथन इसरो के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो दोस्तों यह उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, संविधान में बजट शब्द प्रयोग में नहीं है, बल्कि इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इस अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश शासक ने करवाया था? तो दोस्तों यह करवाया गया था गंग वंश के शासक के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर रथ के आकार में बना है जिसमें 14 पहिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में जो दोस्तों होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश की गति निर्वात में सबसे तेज होती है। इसे पार करने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह त्वचा के लिए अच्छा होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ सकती है। कैल्शियोफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है दोस्तों यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है और दो बड़े महासागरों को जोड़कर समुद्री दूरी कम करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बोला जा रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो दोस्तों यह थे एनी बेसेंट जी। और भारतीय बोला जाता दोस्तों तो यह थी सरोजनी नायडू। तो यहाँ पहली महिला की बात कही गई एनी बेसेंट है। तो यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर सवाल में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो उत्तर सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो यहाँ रक्त का थक्का के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, तो यह फाइब्रिनोजेन है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह लीवर द्वारा बनाई जाती है और चोट लगने पर खून को जमने में मदद करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने का रोक लगाई गई है? तो दोस्तों यह है 14 वर्ष से कम बच्चों को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोक करता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इन्होंने किया था बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि केसिन दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग केरोटीन के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह कोलोराइड नदी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे प्रसिद्ध तंग घाटी है जो एरिज़ोना राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वोल्ट यानी विभवांतर का और वाट शक्ति का और जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्योंकि ऐबक स्वयं मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश
ऐबक का गुलाम था, इसीलिए उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो पीनियल ग्रंथि जो है यह मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ती है जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना दोस्तों कपास को कहा जाता है, यानी कॉटन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, व्यावसायिक रूप से कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। हालांकि धातुओं में प्लेटिनम को भी सफ़ेद सोना कहा जाता है, पर कृषि संदर्भ में कपास ही उत्तर सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 जो है यह संबंधित है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसके तहत राज्यसभा के पास नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS बनाने की विशेष शक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का इंजेक्शन किस बीमारी के उपचार में दिया जाता है? तो दोस्तों यह मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में दिया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इंसुलिन की कमी से शरीर में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है? तो दोस्तों यह चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कोलकाता भारत और ढाका बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती थी। हमारा अगला प्रश्न है, कथक शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कथक की बात की जाए तो यह उत्तर भारत से संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कथक यानी कथा से बना है। पंडित बिरजू महाराज इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे। हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2 होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इसका उपयोग ठंडी चीज़ों को स्टोर करने और कृत्रिम धातुओं बनाने के लिए किया जाता है। यह सीधे गैस में बदल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क में मुख्य कुल कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में कुल सदस्य देश हैं 8। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान टोटल 8 सदस्य सार्क में हैं, जो कि 2007 में जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किया गया था दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने ABO रक्त समूहों की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों यह 5 वर्षों का होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोकसभा को 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, IPL 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता था? तो दोस्तों यह जीता गया था साई सुदर्शन के द्वारा। इन्होंने ही पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन को 2025 सीजन का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द चुना गया था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है, यानी कि आपके एग्ज़ाम के अनुसार 5 सेट एक ही वीडियो में हमने दे दिया और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो
तो मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।